नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों कई बार ना बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि सर हमसे आंसर राइटिंग नहीं हो रही। हम कंटेंट पढ़ भी रहे हैं, चीज़ें समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दैट आंसर राइटिंग करने के अंदर बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। ऐसा क्या रीज़न है और किस प्रकार से हम आंसर्स लिख सकते हैं बेहतर? आज यही पूरा डिस्कशन हमें करना है। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। Analyze the constitutional morality as a functional check on high functionaries and citizens and apply it to balance judicial independence and accountability. अब बहुत सारे बच्चे इस तरह क्वेश्चंस को अपने सामने देखते हैं। क्वेश्चन देखने के बाद समझ ही नहीं आता कि लिखें तो लिखें कैसे। एंड इस वजह से एक बहुत बड़ा अनर्शिया बन जाता है कि हम अपना आंसर राइटिंग स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो 4 बड़ी प्रॉब्लम्स आंसर राइटिंग के अंदर जो आती हैं, मैं उनको डिस्कस करूंगा और क्या हमारा अप्रोच रह सकती है आंसर राइटिंग के लिए, उसको भी आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहला रीजन कि स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं करते, वो बहुत सिंपल ये होता है कि उनको एक इवैल्यूएशन का डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम सब लाइफ में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एग्जाम देते हैं और अगर हमें एक डर होता है ना कि शायद मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा, तो उस डर की वजह से हम उस चीज को अटेम्प्ट ही नहीं करते। सेम चीज यहां आंसर राइटिंग के साथ भी है। अगर हम कोई पेपर लिखने जाते हैं, कोई क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करते हैं, तो हमारे दिमाग में होता है कि यार ये 10 नंबर का क्वेश्चन है, पता नहीं इस क्वेश्चन के अंदर मुझे कितने नंबर मिलेंगे। ऐसा ना हो कि बहुत ही खराब आंसर यहां पे मैं लिखूं। तो बुरे मार्क्स के डर की वजह से कई बार हम आंसर लिखना ही पसंद नहीं करते। हमें लगता है कि बुरे मार्क्स लाने से फायदा यही है कि मैं आंसर ना ही लिखूं, जिस वजह से एक जजमेंट का डर आ जाता है कि लोग मुझे जज करेंगे कि तुम कितना खराब आंसर लिख रहे हो। एंड दैट इज वाई विल से कि हम लोग कोशिश करते हैं कि आंसर ना लिखो। बट सबसे खराब अप्रोच दरअसल में यही है। आप एक चीज अंडरस्टैंड करो, कोई भी चीज का जो रास्ता होता है ना, वो खराब से अच्छे की तरफ ही होता है। राइट? अगर आपने अपने दिमाग में सोचा है कि हाँ मुझे एक अच्छा आंसर लिखना है, तो जरा मुझे एक चीज बताओ, कोई भी टॉपर ने क्या पहली बार ही अच्छा आंसर लिख लिया था? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले उन्होंने शायद एक बहुत ही खराब आंसर लिखा था। राइट? बहुत ही खराब। शायद हो सकता है 10 में से 1 मार्क्स आए हो। बट उन्होंने समझा कि ठीक है यार, ये मैं अपनी इंप्रूवमेंट के लिए कर रहा हूं, मुझे अपने आप को इंप्रूव करना है। और जब आपके दिमाग में ये चीज होती है ना कि मैं इंप्रूवमेंट के लिए ये काम कर रहा हूं, तो वहां पर फिर आप डरते नहीं हो कि कोई मुझे जज करेगा। यहां पर आपकी लड़ाई बाकियों से नहीं, यहां पर आपकी लड़ाई खुद से है कि मुझे अपने आप से बेटर बनना है, जो मैं कल था उससे बढ़िया करना है। तो वो फिर आप यहाँ पे अपने आप को जज नहीं करोगे, फिर आप ये नहीं सोचोगे कि मेरे खराब नंबर आएंगे। जैसे अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये क्वेश्चन पढ़ के हो सकता है कुछ चीजें आपके दिमाग में आए कि हाँ यार मैं इसको ऐसे लिखूंगा। बट अगर आप उसको लिखने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो फिर कोई इंप्रूवमेंट होगा ही नहीं। ठीक है? इंप्रूवमेंट तभी हो सकता है जब आप खराब लिखो। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो इंप्रूवमेंट हो ही नहीं सकता। तो पहली चीज तो हमें ये इंश्योर करनी है कि हम लिखना स्टार्ट करें। इवैल्यूएशन से मत डरो, बुरे मार्क्स से मत डरो, जज मत करो अपने आप को कि मैं खराब लिख रहा हूं, मैं खराब लिखूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपको बस लिखने की पहले तो हैबिट डालनी है। चलो ठीक है। पहले दिमाग से, अगर ना कहते हैं ना कि काफी सारा खेल दिमाग का है, दिमाग से अगर आपने अपने आप को स्ट्रांग कर लिया कि मैं लिखूंगा, तो एक स्टार्टिंग पुश जरूर मिल जाएगा। पर वो स्टार्टिंग पुश काफी नहीं होता, और भी पॉइंटर्स आपको देखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कई बच्चे बहुत वेट करते हैं कि सही समय आएगा तब मैं आंसर लिखूंगा। सही समय का मतलब क्या? कई बच्चे सोचते हैं कि यार, जैसे हम लोग कई बार सुनते हैं ना टॉपर्स को, कि आपको आंसर अपने अलग अलग डायमेंशंस में लिखना है। आपको अपने आंसर के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल, अलग अलग डायमेंशन अपने मेंशन करने होंगे। जितना मल्टी डायमेंशन आपका आंसर होगा, उतने ही ज्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, बट इस चक्कर में कई बार बच्चे सोचते हैं कि मैं अभी थोड़ा और बेटर कर लूं अपने कंटेंट को, फिर अपना आंसर लिखूंगा। और ऐसे सही वक्त का आपका वेट करते करते पूरा मेंस का पेपर सामने आ जाता है। पर बच्चे आंसर राइटिंग कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जिस दिन मेरा कंटेंट अच्छा हो जाएगा, जिस दिन सही वक्त आएगा तब लिखूंगा। सही वक्त कभी नहीं आता, वक्त को सही बनाना पड़ता है। तो वो चीज ध्यान रखो। स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है कि नहीं यार, मुझे फ्लो चार्ट, मुझे डेटा, मुझे अपने आंसर के अंदर वैल्यू एडिशन करना है।
आंसर एक बहुत अच्छा लिखूं, मैं सीधा वैल्यू एडेड वाला आंसर लिखूं। मेरे दिमाग में तो अभी फ्लो चार्ट है नहीं, मेरे पास, मेरे पास में तो डेटा है नहीं। जब डेटा आ जाएगा, जब फ्लो चार्ट आ जाएगा तब लिखूंगा। हवा से कहीं से डेटा नहीं आता, हवा से कहीं से फ्लो चार्ट नहीं आते। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कैसे? देखो, अगर आपको ये डर है ना कि मेरे पास वैल्यू एडिशन कंटेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमारी पीडब्ल्यू ओनली इसकी टीम की तरफ से पहाड़ बुकलेट आती है। ये बुकलेट्स के अंदर बहुत अच्छा कंटेंट गिवन होता है, वैल्यू एडेड कंटेंट। उसमें बहुत अच्छे डेटा, एग्जांपल्स, कीवर्ड्स, फैक्ट्स, फ्लो चार्ट्स, अलग अलग डायमेंशंस, ये सारे मेंशन्ड होते हैं। ऐसा मत करना कि एग्जाम तक आप वेट करते रहो कि सही वक्त आए और तब तक आपके पास ये कुछ भी ना हो। हाँ, आई एग्री, ये सब लिखने का एग्जाम में फायदा होता है, बट अभी फिलहाल आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो। तो अभी अगर आप स्टार्टिंग में ये सारी चीजें आपके पास नहीं भी है, ठीक है, ये धीरे धीरे आपकी जर्नी के अंदर आपके पास आती रहेंगी। बट इस चक्कर में आंसर राइटिंग डिले मत करो, क्योंकि जैसे अब हम अगस्त में हैं, कब दिसंबर आ जाएगा, कब मार्च आ जाएगा, कब मई आ जाएगा, पता भी नहीं लगता। सही वक्त का वेट करते रहोगे, सही वक्त कभी आएगा ही नहीं। द राइट टाइम इज नाउ। ठीक है, आंसर राइटिंग स्टार्ट करने का सबसे बढ़िया वक्त कल था, दूसरा सबसे बढ़िया वक्त आज है। इसके बाद जितने भी वक्त आएंगे वो आज से तो खराब ही होंगे। इसीलिए स्टार्ट राइटिंग योर आंसर्स। तीसरी चीज, कई स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर मेरा तो अभी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे तो अभी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, मैंने पॉलिटी पढ़ लिया पर इकोनॉमी नहीं पढ़ा, मैंने इकोनॉमी पढ़ लिया पर मैंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ा। तो देखो, बात आपकी सही है कि अभी आपका सिलेबस बचा हो सकता है, पर ट्रस्ट मी, यूपीएससी का सिलेबस इस प्रकार का है कि इवन ड्यूरिंग द डेट ऑफ द एग्जाम आपको लगेगा कि मेरा कुछ ना कुछ पोर्शन बच गया, मेरा कोई सिलेबस पोर्शन बच गया, मेरा इंटरनल सिक्योरिटी हल्का सा रह गया, ये रह गया, वो रह गया। ये फीलिंग सब बच्चों को आती है, क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस ही इतना ज्यादा वास्ट है ना, आपको हमेशा लगता रहेगा कि मेरा कुछ ना कुछ बचा हुआ है। अब इस चक्कर में गलती पता क्या होती है, आप लोग चीजें पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, पढ़ते रहते हो, बट एग्जाम की जब बारी आती है ना, एग्जाम में बच्चे रिकॉल नहीं कर पाते। रिकॉल क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि रिवीजन कम थी और दूसरा आंसर राइटिंग कम करी। राइट। तीसरी चीज ये आती है कि आखिरी मोमेंट तक ले जाते हैं। ये सब चीजें नहीं करनी, ठीक है ना। आई अग्री कि सिलेबस कंप्लीट होने से आंसर राइटिंग बढ़िया होगी, बट एटलीस्ट जब आपका लेट्स से 30 to 40% अगर अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, यू कैन स्टार्ट योर राइटिंग। आप एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, आंसर उतना अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि अभी तक पूरा सिलेबस नहीं हुआ, बट हाँ इतना जरूर है कि पुश जरूर आ जाएगा। और दूसरी बात आप ये नोटिस करो कि आप टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग तो कर ही सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मान लो फेडरलिज्म पढ़ा, आई अग्री उसमें फेडरलिज्म में आप थोड़ा इकोनॉमी का एंगल भी डाल सकते हो, पर पॉलिटी के अंदर अगर आपने फेडरलिज्म पढ़ लिया है तो आप उसकी आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, उतने सारे डायमेंशन नहीं बनेंगे पर एक स्टार्टिंग तो मिलेगी, आपको एक आइडिया तो मिलेगा। और मैं हमेशा बोलता हूं आंसर राइटिंग एक आर्ट है, इसको सीखना पड़ता है। ये आर्ट कोई एक हफ्ते में नहीं सीखता, कोई 10 दिन में नहीं सीखता, इसमें टाइम लगेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। ये टाइम जिस दिन आप स्पेंड कर लोगे, आप खुद फील करोगे कि हाँ आपका सिलेबस कंप्लीशन से पहले ही आपकी ठीक ठाक आंसर राइटिंग हो गई है। जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो और अच्छी आंसर राइटिंग हो जाएगी। राइट। सिमिलरली, ठीक है ना, आप जैसे ना, मैं आपको ये एग्जांपल सारे ये आपको ना मैं दिखाऊंगा अभी आने वाले सेशंस के अंदर भी, कि देखो ये सारी चीजें ना आपको शायद एक दिन में नहीं आएंगी। अब जैसे ये एथिक्स का क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का, ठीक है, अब आपने भी अपने अपने कोर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में पढ़ा होगा, राइट। ठीक है, पॉलिटी के अंदर भी इनफैक्ट हम लोग पढ़ते हैं इस चीज के बारे में। तो कई चीजें ऐसी होंगी जो आपने पढ़ी होंगी पॉलिटी के अंदर, कई चीजें आपने एथिक्स के अंदर पढ़ी होंगी। हाँ ठीक है, जब तक आपने पूरा नहीं पढ़ा तो शायद आप डायमेंशंस को उतना कनेक्ट ना कर पाओ, पर क्या आप सबरीमाला केस या बाकी सब चीजों को नहीं जानते? बिल्कुल जानते हो। तो जितना आपके पास लिमिटेड इंफॉर्मेशन है स्टार्टिंग के अंदर, उस लिमिटेड इंफॉर्मेशन से कितना अच्छा आंसर बना सकते हो, उसकी हेल्प होती है। और आप ये बात भी नोटिस करो, एग्जाम में भी कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने पढ़े नहीं होंगे या कंप्लीट जानकारी नहीं होगी। तो उतनी जानकारी के साथ किस प्रकार से एक अच्छा आंसर बनाना है, ये आर्ट अगर आप डेवलप कर सकते हैं ना, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मेरे पास तो पूरा नहीं है तो मैं कैसे करूंगा? इसका आंसर है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना शुरू करो। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या? आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए, एक बार उसको पढ़ो और दिमाग में पहले फ्रेम करने की कोशिश करो कि इस क्वेश्चन का क्या इंट्रोडक्शन लिखा जा सकता है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स कौन से हैं, सब पार्ट 1, सब पार्ट 2, फिर कंक्लूजन कैसे लिखना है।
आई विल गिव यू वन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल लेट्स से क्वेश्चन आया आपका इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में, आपने टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को ही सोचो कि इस टॉपिक के रिगार्डिंग किस प्रकार का मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। अभी लिखना मत, भले ही स्टार्टिंग में लिखो मत, पर एक बार सोचो, सोचो कि हाँ यार क्वेश्चन बन सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, कैसे इंसानों में डेवलप किया जा सकता है। ऐसे डिमेंशंस आपने ओपन करनी स्टार्ट करी। फिर जब आपने पीवाईक्यूज उठाए या कोई भी टेस्ट सीरीज उठाई, कहीं से क्वेश्चन आपने देखा, एक बार अपने दिमाग में बनाओ कि यार मैं इसमें क्या लिख सकता हूं। क्या मुझे डेनियल गोलमैन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, क्या मुझे यहाँ पे अलग अलग फीचर्स लिखने हैं। तो दिमाग में ही ना एक फॉर्मेट बनाओ। कई बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सर हमें समझ नहीं आता कि 8 मिनट में मैं कैसे 10 मार्कर लिख लूं, 11 मिनट में मैं कैसे 15 मार्कर लिख लूं, है ना, वो 150 वर्ड्स के अंदर या 250 वर्ड्स के अंदर कैसे अपना आंसर कंप्लीट करूं। आई कैन अंडरस्टैंड, बट स्टार्टिंग में यू जस्ट स्टार्ट बाय ब्रेनस्टॉर्मिंग। पहले एक क्वेश्चन देखा, ठीक है, स्पेंड 1 मिनट टू थिंक इन योर माइंड कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, और फिर उसके बाद देखो कि इसकी इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकता हूं। क्या डेटा बेस्ड इंट्रोडक्शन यहां पे हो सकती है, डेफिनेशन बेस्ड हो सकती है, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ करंट अफेयर, करंट कॉन्टेक्स्ट है, उससे मैं स्टार्ट कर सकता हूं। फिर देखो कि बॉडी के अंदर उसने पूछा क्या क्या गया है, कितने पार्ट्स है उस बॉडी के। फिर आगे सोच सकते हो कि वे फॉरवर्ड में क्या आ सकता है, कुछ सरकार की स्कीम्स हैं। तो पॉइंट पता क्या है, आपको आंसर राइटिंग की जो अप्रोच है वो ये भी सिखाएगी कि आपको कंटेंट को पढ़ना कैसे है। जैसे जैसे आप अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते रहोगे ना, आपको खुद समझ आता रहेगा कि ये टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। तो मुझे अपने नोट्स बनाने हैं, मुझे अपना डेटा अपना यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना है, वो बिल्कुल वैसा ही करूं जैसे मेंस की राइटिंग के अंदर होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका खुद ब खुद जो इनर्शिया है ना लिखने का, वो थोड़ा कम होगा। क्योंकि क्लासेस करते टाइम ही, करंट अफेयर्स के टॉपिक पढ़ते टाइम ही, न्यूज़पेपर में कोई चीज़ पढ़ी तो दिमाग में बिठाया कि यार इसको मैं कैसे मेंस के आंसर में यूज़ करूं। कोई डेटा जैसे फॉर एग्जांपल कुछ इंडिया यूएस के बीच हुआ, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा ये कैसे इफेक्ट करेगा हमारे रिलेशनशिप को, जीएस पेपर 2 में मैं इसको इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं। तो जब आपने करंट अफेयर्स को, अपने टॉपिक्स को उस तरह से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, अपने नोट्स उस हिसाब से बनाने स्टार्ट कर दिए, आपकी आंसर राइटिंग में इंप्रूव होगी। आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पॉइंट रेलेवेंट है, कौन सा नहीं है। और इनफैक्ट ना मैं तो ये बोलूंगा कि अगर अभी आपका टाइम है एग्जाम देने के अंदर, अभी फिलहाल थोड़ा टाइम ज्यादा भी ले सकते हो लिखने के लिए। पहले दिन से कोई 8 मिनट में 10 मार्क का आंसर नहीं लिखता, बट पहले दिन हो सकता है 12 मिनट लगे, 13 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, कि बच्चों को आधा घंटा भी लगता है। बट एज यू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, जैसे जैसे आपका कंटेंट अच्छा होगा, जैसे जैसे एक प्रैक्टिस अच्छी होगी, उससे पता क्या होगा, आपकी स्पीड जो है ना लिखने की, वो बढ़ती रहती है। पहले दिन नहीं आएगी स्पीड, 10 15 20 दिन के बाद आपको रियलाइज होगा कि कंटेंट मेरा इंप्रूव हुआ है, तो सोचने में उतना टाइम नहीं लग रहा, एक आइडिया आ गया है आंसर्स लिखने का, तो उतना टाइम नहीं लगेगा जितना शायद पहले लगता था। तो ये एक आर्ट है। ये आर्ट कैसे डेवलप होगी, जब आप टाइम स्पेंड करोगे। ठीक है, ऐसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे ये देखो, मान लो एक क्वेश्चन है, एनालाइज हाउ ब्रेकडाउन ऑफ वैल्यूज एट इंडिविजुअल एंड सोशल लेवल कंट्रीब्यूट टू सिस्टमिक अनएथिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ा, अब आपके दिमाग में आया यार देखो इसमें ना कीवर्ड मेंशन करो कि इसने बात किया है ब्रेकडाउन ऑफ वैल्यूज। हमारा जो वैल्यू सिस्टम होता है एथिक्स के अंदर, उनका टूटना कैसे हमारा इंडिविजुअल को और हमारे सोसाइटल लेवल के ऊपर कैसे इंपैक्ट आता है, ये पूछ रहा है, और कैसे वो अनएथिकल प्रैक्टिस को लीड करता है। तो ऐसा आप एक बार अंडरलाइन कर लो कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, अपने दिमाग में ब्रेनस्टॉर्म करो, 1 मिनट ब्रेनस्टॉर्म करने के बाद फिर लिखना स्टार्ट करो। उससे जो इनर्शिया है ना वो कम होगा। हम डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर देते हैं, सोचते समझते नहीं है, फिर हमें जजमेंट का डर लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। तो राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए, राइट अप्रोच ये है कि आज आप बिगिनर हो, आई एग्री, पर हमें यहाँ पे एक एडवांस लेवल की आंसर राइटिंग करनी है। उसके लिए क्या तरीका होगा, सबसे पहली चीज है आंसर लिखना स्टार्ट करो। आंसर लिखना स्टार्ट करो, अच्छा लिखो बुरा लिखो, पर आंसर लिखना स्टार्ट करो। मुझे पता है स्टार्टिंग में आपका जो मोस्ट पब्लिक आंसर आएगा वो एक खराब आंसर ही आएगा, पर मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे ये जानना है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट, जो स्वॉट एनालिसिस बोलते हैं ना, वो तभी पता लग पाएगा ना जब आप आंसर लिखोगे और अपने मेंटर को चेक करवाओगे और वो बताएंगे कि आपकी ये मिस्टेक्स हैं। तभी तो हम अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। जब तक हमने अपने अंदर कमियां ही नहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे, तब तक पता ही नहीं लगेगा क्या कमियां हैं। तो सबसे पहले लिखो, भले ही बुरा आंसर लिखो पर लिखो जरूर, और डरो मत। मेंटर्स का काम यही होता है कि आपकी मदद करी जाए,
तो यहाँ पर आपकी हेल्प होगी इन ऑर्डर टू इंश्योर कि आप अपनी गलतियां पहचानो। धीरे-धीरे करके पहला आंसर, दूसरा आंसर, चौथा आंसर, 10वां आंसर, हल्का-फुल्का इन सब चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट आप करना। इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, आज 0.1% इम्प्रूवमेंट आएगा, कल थोड़ा-सा और आएगा, परसों थोड़ा-सा और आएगा। 10 दिन, 50 दिन के बाद आप नोटिस करोगे कि आप एक्चुअल में काफ़ी अच्छे आंसर लिखने स्टार्ट कर देंगे। तो ट्रस्ट मी, इट इज़ अ जर्नी, इट इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। ये एक जर्नी है जो हर बंदे को जीनी पड़ती है, जो कि अपने लाइफ में अच्छे आंसर्स लिखना चाहता है, राइट? तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स थे, आई होप आपको समझ आए होंगे कि क्या रीज़न्स रहते हैं कि कई बार बच्चे आंसर्स नहीं लिख पाते। पर आपको इन प्रॉब्लम से बचना है, आपको इंश्योर ये करना है कि ये जो इनर्शिया है दिमाग के अंदर, सिलेबस कंप्लीशन का इनर्शिया है कि मैं टाइम लिमिट में कैसे ये लिख पाऊँगा या फिर मेरे पास अभी अच्छा कंटेंट नहीं है, ये टाइम के साथ ही आता है, ठीक है? आप मुझे भी भेज सकते हो, बट प्लीज़ स्टार्ट करो आंसर लिखना, प्लीज़ स्टार्ट करो, ठीक है? आई होप ये जो स्टार्टिंग पुश चाहिए था, ये मैंने आपको दिया, पर ये तभी फ़ायदा करेगा जब आप एक्चुअल में इसको इम्प्लीमेंट भी करोगे अपनी लाइफ़ के अंदर। ठीक है? तो मिलते हैं जल्द ही, ठीक है? इसी तरह से हार्ड वर्क करिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।